बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं अब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन तमाम केंद्रीय मंत्रियों में दमखम के साथ जो है जन आशीर्वाद यात्राओं में प्रचार प्रसार किया और जनता के बीच में पहुंचे। और एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अगर हम बात करें तो तमाम तरीकों से वो जनता के बीच में पहुंचे उनके आशीर्वाद लेने के लिए, और जो है पार्टी की योजनाओं को भी लगातार जो है चाहे केंद्र की हो राज्य की हो उनको पहुंचाते हुए जनता के बीच में नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जन आशीर्वाद से ही शुरुआत करती हूँ। अलग अलग जिलों में आप पहुंचे, लगातार विधानसभाओं में पहुंचे और काफी ज्यादा जो है हमने देखा कि लोगों की भीड़ भी जन आशीर्वाद यात्राओं में थी। पहली बात तो किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा जन आशीर्वाद यात्राओं में? प्रमुख बात यह है कि पूर्णतः पार्टी का कार्यक्रम था और इसलिए इससे हमारी कार्यकर्ता की सक्रियता, उत्साह, जनता का समर्थन, तीनों चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। 5 यात्राएं निकली, 5 यात्राओं का समानांतर चलाना ये पहला प्रयोग था मध्य प्रदेश में। हम 5वीं बार ये कर रहे हैं। हर 5 साल के कामकाज के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता को अपने उपलब्धियों को बताते हैं और सामने जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी बेनकाब करते हैं। हम दोनों काम करते हैं और इसलिए मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को और हमारे समस्त नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। और ये सच है कि हम हर घटना से सीखते भी हैं। और एक जो यूनिक कार्यक्रम होता है, जो विशिष्ट कार्यक्रम है, वो है कि हम राज्य भर के कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का महाकुंभ कहकर बुलाते हैं और जिसमें इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे। और वो जो ऊर्जा लेकर जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो सबसे मजबूत संगठन माना जाता है और हम उसी की दम पर और अपने विकास के कार्यों के आधार पर चुनाव में जाते हैं। तो वो जो महाकुंभ है वो एक ऊर्जा का हमारा केंद्र है, जो फिर से लोग आएंगे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के बाद अपने बूथ पर गांव में जाएंगे और उसके बाद पार्टी का काम करेंगे। ये जो क्रम है ये नैतिक साहस है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण हम जन समर्थन के आधार पर जन आशीर्वाद यात्रा में जो हम प्राप्त करते हैं, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जन आशीर्वाद में सर आप बिल्कुल गांव गांव तक पहुंचे हैं, सघन बस्तियों में भी पहुंचे हैं। कि रिस्पांस जनता का किस तरीके का था? क्योंकि जो है कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती थी कि बीजेपी टूटी टूटी दिख रही है, इसलिए इस बार 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं। विपक्ष को जो कहना है वो कहे, लेकिन मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व का इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता। 5 यात्राएं निकली हैं, पैरेलल निकली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम नेतृत्व, अन्य राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री भी अचानक प्रवास पर आए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि संगठन का कांग्रेस कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो दुष्प्रचार कर सकती है, प्रोपोगंडा फैला सकती है, भ्रम फैला सकती है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता इतना सजग कार्यकर्ता है, हमारा संगठन इतना ताकतवर है कि हम किसी भ्रम को ठहरने नहीं देते। हम वर्षों से जानते हैं, जब हम लोग युवा मोर्चे में काम करते थे तब भी हम जानते थे कि कांग्रेस सिर्फ प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करती है। अगर हमने इस प्रोपोगंडा को ध्वस्त कर दिया, इस झूठ को बेनकाब कर दिया, इनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच में अगर हमने बताते रहे तो हम सदैव विजयी होते रहेंगे, ये तय है। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। सर, एक तरीके से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री का जो एक एमपी के मन में मोदी, ये काफी ज्यादा जो है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारियां पूरी तरीके से बीजेपी उसमें जुट गई है। मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये पर्याय हैं और उसके पीछे का कारण है तो उनका जो महिला सशक्तिकरण का संकल्प है, आम आदमी को, जरूरतमंद को बिना मांगे देने की जो उनकी रीति और नीति है, उस पर लोग उनको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जरूरतमंद है वो हमेशा मांगता रहता था सरकार से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्क कल्चर ही बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंद को मिल जाएंगे, किसी जाति, पार्टी और उस धर्म का भेद नहीं है। गैस कनेक्शन मिलेंगे तो सबको मिल जाएंगे जरूरतमंद को, फिर शौचालय है तो सबके पास होना चाहिए, बिजली सबके पास होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि पानी हर घर तक हो जाना चाहिए, आज़ादी के 75 वर्ष में कुल हम 3.25 करोड़ लोगों के पास पानी था 72 साल के उसमें, लेकिन अभी हम 4 साल के भीतर सीधे 13 करोड़ पर पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये महिला सम्मान की और महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर है। आप इन चारों योजनाओं को देखिए, ये महिला के सम्मान से जुड़ी हुई योजना है। महिला की अगर आपने बात की है तो अभी जो आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है, इसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस क्रेडिट लेने में है कि राजीव गांधी जी के समय से है। हालांकि अब जो है कांग्रेस बता रही कि ये चुनावी जुमला है, आरक्षण तो पास होना नहीं है अभी बिल। दोनों बातें वही कह रहे हैं।
पर हम इतना जानते हैं कि सारे विघ्न खत्म हुए। विघ्न विनाशक गणेश की चतुर्थी से जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ, तमाम विघ्न पहली बार समाप्त हुए हैं। बरसों से लोगों के संकल्प थे। मैं देवगौड़ा जी से बात करूंगा, चर्चा करने वालों की मैं बात नहीं करता, और वो प्रस्ताव लेकर आए, पास नहीं हुआ, इन्हें नहीं होने दिया। अटल जी 3 बार लेकर आए, वो नहीं हुआ। फिर इन्हें उनके दबाव के कारण ये राज्यसभा में ले आए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सका। ये मोदी जी का संकल्प था कि वो दोनों सदनों में तयशुदा समय पर पास हुआ, और अब देश के सामने कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि जो महिला आरक्षण को रोक सके। मैं मध्य प्रदेश सरकार को जरूर बधाई दूंगा कि जन्म से लेकर उसके हर कदम पर, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके शादी विवाह, उसके आगे तक की योजनाओं के लिए जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापक तरीके से बनाई है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित पार्टी की सरकार है, ये मैं गर्व के साथ कहूंगा। सर, आपने कहा कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस जो है वो लगातार 50% कमीशन को लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, और हाल ही में आपने भी आरोप लगाया है कि कमलनाथ भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्होंने एडवांस पैसा निकाल लिया था कुछ योजनाओं का। मुझे लगता है कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है क्या? जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। हमारी मोदी जी की सरकार हो चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, भ्रष्टाचार का आरोप हम पर ठहर नहीं सकता, भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लग नहीं सकता। लेकिन मैंने तो कहा है कि भाई मैंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी को दिया था, जो उनकी मेंटेना कंपनी को, उन्हें 5,000 करोड़ की वही योजना थी, खनान योजना, उसमें से मैंने तो 400 करोड़ का, वास्तव में वो 550 करोड़ एडवांस दिए, और एक ईंट भी नहीं रखी गई। जब जांच हुई तो पैसा फिर वापस क्यों किया, काम शुरू क्यों नहीं हुआ? और ये सारे प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में ही थे, इसलिए कमलनाथ ये कह नहीं सकते। एक तो उनके कार्यकाल में हुआ, उनके क्षेत्र की घटना है, जवाब क्यों नहीं देते, चुप क्यों है? तो दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जहां पर प्रमाणित तरीके से आपके ऊपर ये आरोप है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए, इसका मतलब क्या है? सर, कमलनाथ तो छिंदवाड़ा को लगातार एक डेवलप्ड हम कह सकते हैं जिले के रूप में बताते हैं, और एक समय पर आपने कमलनाथ को टक्कर भी दी थी, तो क्या दोबारा से इस बार जो है टक्कर देने की कोई रणनीति है? देखिए, पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मना नहीं करता है। लेकिन जहां तक सवाल गढ़ बनाने की बात है, ये गढ़ सरकारी धन को अपना बनाओ, अपने हितैषियों को बांटो, और बाद में उसे खरीद फरोख्त करके कैसे भी एन के एन प्रकार विजय हासिल कर लो, ये इस बात का गढ़ है, भ्रष्टाचार का गढ़ है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो सांसद थे तो एक स्थान बता दें कि ये सांसद नीति से बना है, तो ये इतने चेहरे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ना तो ये नेता हैं और ना कभी इनने जन सेवा की है, ये मैं जरूर जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। एक बड़ा बयान आपने ये भी दिया था कि उनको दोबारा कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। ये सच है कि मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ, जनप्रतिनिधि तो कोई भी बन जाता है, और इसलिए ये जनसेवक नहीं हो सकते हैं, ये मैनेजर हो सकते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का काम ही कर सकते हैं। ये बात मैं सदैव कहता हूँ। सर, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्राएं बीजेपी ने निकाली, उसके बाद कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं लेकर आई, और कहीं ना कहीं थोड़ी जूतम पेजार की स्थिति कांग्रेस में लगातार बनी हुई है जन आक्रोश यात्राओं में। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही नैतिक साहस है जो वो ऐसे कार्यक्रम कर सकती है। कांग्रेस का ना तो संगठन है, ना उनका चरित्र है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो जितना करेंगे वो बेनकाब होंगे, जनता उसको देखेगी, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि जनता के सामने उनके चेहरे सामने आए। सर, लगातार जैसे कि आप केंद्र में हैं, तो बीजेपी में लिस्ट को लेकर जो है एक लगातार चर्चा बनी हुई है, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, बैठकें भी होती रहती हैं, आज भी कार्यालय में कई बैठकें हैं मोदी जी के आने से पहले। वो हमारे कार्यकर्ता महाकुंभ की बैठकें हैं, लेकिन ये क्यूरियोसिटी आप लोगों के दिमाग में ज्यादा है, विरोधियों के दिमाग में ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी 2 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है, वो उसने कर दिया, इसलिए दूसरे सूची के बारे में बेचैनी है। हमारा जो हाईकमान है या जो हमारी चुनाव समिति है वो तय करती है, और मुझे लगता है कि हमें किसी भी क्षण उम्मीदवार घोषित करने में कोई समस्या पार्टी के सामने नहीं रहती। सर, सीएम फेस अभी तक बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, और बीच में कई हवाएं उड़ी हैं कई नामों को लेकर, उसमें से बीच में एक आपका भी नाम उड़ा था कि प्रहलाद सिंह पटेल जी भी सीएम फेस हो सकते, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? मुझे लगता है कि ये इस उत्तर का देने का मैं पात्र व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी तय करती है। पार्टी में कब हमें किसका नाम घोषित करना, किसे नहीं करना, ये पार्टी की रणनीति होती है और पार्टी की नीति है, और इसलिए मुझे लगता है ये निर्णय पार्टी का हाईकमांड का होता है। अटकल लगाने के लिए लोग लगाते रहे, उससे क्या प्रॉब्लम है?
सर, आप ओबीसी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार जो है वो सियासत बनी हुई है। हाल ही में अभी जो आरक्षण उमा भारती जी ने भी मांगा है और इसी को लेकर जो है वो कह रही है कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या वाकई में उमा भारती जी की मांग पूरी होगी? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये मांग जैसी बात नहीं है। अभी वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ों को आरक्षण नहीं है, नौकरी में है लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में नहीं है। और जो निर्धारित आरक्षण है वो एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की 3 ही कैटेगरी अभी संसद के भीतर जो पालित कानून है उसमें है। तो महिला आरक्षण इसी कैटेगरी में मिलेगा। जब पिछड़ों को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा तो स्वयं महिलाओं को भी आरक्षण एक तिहाई हो जाएगा। तो ये तो तय हो गया, लेकिन पहले ये जरूरी है कि पिछड़ों को आरक्षण जब तक संसद और विधानमंडलों के लिए नहीं तय होगा तब तक ये मांग करना मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल लूंगी बस मैं आपसे। अब मात्र 1.5 महीने बाकी रह गए हैं, 1.5 से 2 महीने विधानसभा चुनावों में। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? और आप खासकर केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा दबदबा है आपका अपने क्षेत्र में, किस तरीके का जो है अब रणनीति रहेगी चुनावी प्रचार में? संगठनात्मक कामों को देखना और जो हमने विकास के काम हैं उनको और तेज गति से पूरा करना और उनके बारे में जनता को बताना और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से अपनी बात आम आदमी तक पहुंचाना। यही काम है, पार्टी के कार्यकर्ता का यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद थे। कई विषयों को लेकर जो है मुखरता से उन्होंने जवाब दिया और बता दिया है कि अब जो है चुनावों में कुछ समय बाकी रह गया है तो बीजेपी पूरी तरीके से जो है चुनाव प्रचार में और तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।